सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, न्यूज़ पंच में खुशामदीद और मैं हूं गौहर इशरात। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि वफाकी काबीना ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत के मामले पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दे दी है। साबिक चीफ जस्टिस पाकिस्तान तसद्दुक हुसैन जिलानी इंक्वायरी कमीशन के सरबराह होंगे। जी हाँ, इंक्वायरी कमीशन अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जजेस के इल्जामात की इंक्वायरी करेगा और माजी में भी, जी हाँ, अब ये याद रखिएगा कि माजी में भी ये कोई पहला वाकया नहीं है। माजी में भी ऑडियो लीक समेत कई अहम मामला पर कमीशन बने मगर वो कमीशन बेनतीजा रहे हैं। अब क्या जजेस खत पर तहकीकाती कमीशन से कुछ हासिल होने वाला है? और सवाल ये है कि तसद्दुक हुसैन जिलानी इस मामले की शफाफ तहकीकात करने में किस हद तक कामयाब होंगे। तमाम सूरत हाल पे हमारा पैनल हमारे साथ आज मौजूद है। एहतशामुल हक इस्लामाबाद स्टूडियो से हमें ज्वाइन करने जा रहे हैं, साथ साथ हम्माद रोहिला इस्लामाबाद स्टूडियो से, इसी के साथ जाहिर शाह शिराजी पेशावर से हमें ज्वाइन कर चुके हैं और असद निज़ामी लाहौर स्टूडियो से हमारे साथ मौजूद हैं। असद निज़ामी साहब, इससे पहले हमने देखा कमीशन भी बने, तमाम तर चीज़ें हुई, लेकिन तमाम कमीशन बेनतीजा रहे। लेकिन ये जो ख़त का मामला है जजेस के और इस वक्त अब कमीशन बन चुका है, क्या सूरत हाल देख रहे हैं और साबिक जज अब इसके सरबराह होने वाले हैं? जी बहुत शुक्रिया। ये जो जी चल रहा है मामला सारे इतने दिनों से, एक तो आपने जैसे ख़ुद भी कहा कि ये सारी चीज़ें पहले भी हो चुकी हैं। असल में जो कमीशन वाली बात है उसके ऊपर थोड़ा सा आप अगर डोमेस्टिकली भी देखें और इंटरनेशनली भी देखें, जब किसी चीज़ की कमीशन बन जाती है तो इसका मतलब वो मामला जो है वो आगे जाएंगे, वो मामला इतनी जल्दी सेटल नहीं होंगे। और ये ना सिर्फ पाकिस्तान की हकीकत है, हर जगह बल्कि ऐसे ही होता है। तो ये तो इस किस्म का केस था, इस नौयत का केस था। हिस्टोरिक तौर पे जजेस ने इस किस्म की बात की है, तो इसका तो जो भी फ़ैसला होना था वो जल्दी होना चाहिए था। उसके साथ साथ इसको हम अगर किसी एक सियासी पार्टी से या किसी दूसरी सियासी पार्टी से मुंसलिक कर दें इस इशू को, तो वो गलत होगा। ये तमाम सियासी पार्टीज़ का बल्कि पूरे मुल्क के लिए ये एक इशू है। उसके साथ साथ जो कमीशन बनेगा उसके अंदर फिर डिलिब्रेशन किस तरह से होती है, उसका क्या नतीजा निकलता है, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये बात अपनी जगह बिल्कुल दुरुस्त है और ठीक है कि इस चीज़ को आगे जाके जुडिशरी के ऊपर भी सवालिया निशान है, ये सियासी पार्टीज़ के ऊपर भी सवालिया निशान है और मुक़्तदरा पे ऊपर भी सवालिया निशान है कि इसको कैसे आगे रहे। और ये प्रेसिडेंट जो है ये कमीशन बनाएगी वो आगे जाने वाले दिनों में इंसाफ की हद तक और जुडिशरी की हद तक बहुत इंपॉर्टेंट होगा। और उसके साथ साथ ये भी सवाल उठ रहे हैं कि ये जो 6 जजेस हैं अब इनका रोल क्या होगा अपनी इस्लामाबाद हाई कोर्ट की हद तक और आगे जाते हुए। तो उसके अंदर भी मेरे ख्याल में इनका जो अपना डे टू डे रनिंग और बाकी चीज़ें हैं वो नहीं होंगी। मेरे ख्याल में जो एक्सट्रीम चीज़ ये जजेस कर सकते थे वो कर चुके हैं वो, और उसके बाद मेरा अपना ख्याल है कि उनकी डे टू डे रनिंग जो है, केसेस जो है, उसके अंदर मसले मसाइल ज़्यादा नहीं आएंगे। सही, अब ये यकीनी तौर पे विद द पैसेज ऑफ टाइम चीज़ें वाज़ेह होंगी। लेकिन शिराजी साहब समझते हैं ये जो 6 जजेस के ये ख़त का मामला है और अब तसद्दुक हुसैन जिलानी इस कमीशन के सरबराह हैं, लेकिन अब शफाफियत पे काफ़ी ज़्यादा सवालात उठना शुरू हो गए हैं। अब ये मामला फिर ख़त का जो मामला है आगे किस तरह आगे बढ़ता देख रहे हैं? देखिए, मुझे तो समझ नहीं आ रही कि अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जजेस ने लिखा है तो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल इस मामले को प्रोब क्यों नहीं करती और क्यों उसके ऊपर वो अपनी उसकी राय का एहतराम क्यों नहीं किया जा रहा। ज़रूरत क्यों पड़ी कि एक कमेटी या कमीशन बनाया गया, प्राइम मिनिस्टर साहब ने मशवरा किया सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस और उन्होंने शायद बकौल जैसे कि खबरें आ रही हैं कि एक कमीशन बन गया है। देखिए, पाकिस्तान के अंदर जिन चीज़ों को आपने लिंगर ऑन करना है, जिन चीज़ों को डिले करना है, जिसमें लोगों को टॉर्चर करना है, उसमें आप कमेटी बना दें या कमीशन बना दें। दूसरा आम नुकता यह है, क्या एक रिटायर्ड जज के इतने इख्तियारात हैं, क्या वो इतना ताकतवर है कि जिन लोगों के खिलाफ इन जजेस ने एप्लीकेशन दी है, जिनको नॉमिनेट किया है, वो उनके खिलाफ कोई ऐसी इंक्वायरी कर सकते हैं कि जो ऑब्जेक्टिव होगी, जो ट्रांसपेरेंट होगी और जिसको तमाम लोग एक्सेप्ट करेंगे। जैसे निज़ामी साहब ने कहा कि ये तमाम हमारे निज़ाम के ऊपर एक सवालिया निशान है कि आपके माशरे के अंदर इंसाफ फराम करने वाले खुद इंसाफ के मुतलाशी हैं। एक चीज़ तो वैसे मेरे ख्याल में अगर दूसरे एंगल से देखा जाए तो इन जजेस को भी एहसास होगा, ये जो 6 जजेस हैं, हम नहीं कहते कि इनके खिलाफ जो चीज़ें हो रही हैं वो चलती रहें या इनको इंसाफ ना दिया जाए या इनका इशू एड्रेस ना किया जाए। हमारी जुडिशरी के ऊपर बहुत बड़ा सवाल है कि इन 6 जजेस को इंसाफ कब मिलेगा।
क्या वो भी 30 साल बाद या 40 साल बाद होगा, जैसे कि आम पाकिस्तान के शहरियों को तकरीबन आधी सदी गुजरने के बाद जो है, मरने के बाद बाज़ औक़ात जो है इंसाफ मिलता है। तो ये हमारे एक जो जुडिशल निज़ाम है उसके ऊपर भी एक सवालिया निशान होगा कि आया एक मैकेनिज्म मौजूद है, सुप्रीम जुडिशल काउंसिल मौजूद है, चीफ जस्टिस के तमाम वाक़यात से उनको अंदाज़ा था, इस्लामाबाद के इस्लामाबाद हाई कोर्ट की चीफ जस्टिस को ये तमाम चीज़ें रिपोर्ट हुई, तो क्यों एड्रेस नहीं हुआ? एक पॉइंट जो अहम है वो ये है कि जुडिशरी को खुद अपनी जुडिशरी पर ही एतबार नहीं है। दूसरा, ये कमीशन मैं तो नहीं समझता कि इतना आज़ाद होगा, इतना बाइख्तियार होगा। एक रिटायर्ड जज की इतनी हैसियत नहीं है कि वो कोई ऐसा डिसीजन कर सकते या ऐसे कंसेंसस पे लेके आए कि लोगों को इंसाफ मिलेगा। मैं ये समझता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट के सर्विंग जज को जजेस में से किसी को बनाना चाहिए था, खुद चीफ जस्टिस को इनिशिएटिव लेके इस तमाम चीज़ को देखना चाहिए था, क्योंकि वो पाकिस्तान के काजी हैं और उनको अप्रोच किया गया, तो वो अपनी जिम्मेदारी से क्यों भाग रहे हैं कि आप अपना इख्तियारात एक आम सिस्टम के बाहर लोगों को दे रहे हैं जो कि खुद बेचारे इंतहाई कमज़ोर हैं। तो मैं ये समझता हूँ कि शायद इस मामले को सिर्फ ड्रैग ऑन किया जाएगा, पॉलिटिसाइज किया जाएगा, सियासी जमातें उसको न्यूज़ हेडलाइंस के तौर पे इस्तेमाल करती रहेंगी अपने अपने एंगल से। मैं नहीं समझता कि आगे जाता है, ये देखना होगा। लेकिन एहतशाम साहब क्या समझते हैं, तसद्दुक़ हुसैन अब सरबराह है इंक्वायरी कमीशन के, और हम ये सब जानते हैं कि ये कोई पहला इंक्वायरी कमीशन नहीं है जो कि बेनतीजा रहा हो, लेकिन अब ये साबिक जो आप देख रहे हैं कि तसद्दुक़ हुसैन है, लेकिन उनका अब जो 6 जजेस हैं उनके ख़त का ये मामला है, क्रेडिबिलिटी पे बड़े सवालात उठ रहे हैं, क्या किरदार देख रहे हैं? देखिए, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। ढाका जब फाल हुआ था वहाँ से कमीशन बनने शुरू हुए थे, फिर आपने देखा एबटाबाद कमीशन बना, फिर उसके बाद ओजीडी कैम्प कमीशन और बेशुमार कमीशन, और पहला कमीशन वो जो कहते हैं कि जी ईस्ट पाकिस्तान में जो पहली मरतबा वहाँ पे राइट शुरू हुए थे तो वहाँ बना था। देखिए, अब सवाल इस वक्त यह है, जो अभी ज़ाहिर शाह बात कर रहे हैं, उन्होंने 2 दफ़ा बात की है कि जी क्यों नहीं चीफ जस्टिस ने ख़ुद क्यों नहीं इसको जुडिशल कमीशन बनाया। तो इस हवाले से तो बड़ा वाज़े तौर पे वो मेरा ख्याल है कह चुके हैं उनकी हद तक 184(3) उसको इन्वोक कभी नहीं करेंगे सुओ मोटो के तहत। और ज़ाहिर है जब उन्होंने कह दिया तो फिर उन्होंने ये फिर काम गवर्नमेंट नहीं करना है। और बाय द वे ये खुद ही, अब देखना प्राइम मिनिस्टर की जो मुलाकात चीफ जस्टिस से हुई, चीफ जस्टिस की ख्वाहिश पे हुई थी, यानी चीफ जस्टिस साहब ये चाहते थे कि इस मसले को रिजॉल्व किया जाए, तो हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब उनके पास गए थे। अब अगली बात क्या है? अगली बात क्या है जी, जिस तरह कहा जा रहा है कि जी शफाफ होंगे नहीं होंगे, तहकीकात होगी नहीं, बाय द वे उनका स्टेटमेंट भी आ गया तसद्दुक़ जिलानी साहब का कि बड़ी ज़िम्मेदारी है, बड़ा चैलेंजिंग काम है और मैं पूरी जानदारी के साथ इस पर काम करूँगा और अब किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। ये तो उनकी हद तक की बात होगी। दूसरी बात है गौर, हमारे मुल्क में हमेशा देखा गया कि जब भी इस तरह की अपॉइंटमेंट करनी होती है तो एक लफ्ज़ बोला जाता है अपना आदमी कल्चर। चाहे आपने नैब का चेयरमैन लगाना है, PIC का चेयरमैन लगाना है, इलेक्शन कमीशन लगाना है, कुछ और बड़ी तैनाती करनी है, और ऐसे मौके पे जब हम देखते हैं कि बहुत शोर कर रहे होते हैं किसी इशू के ऊपर कि तहकीकात होनी चाहिए, तो हमेशा ड्रैग होती हैं चीज़ें। लेकिन आपने देखा 2 दिन के अंदर अंदर इसका बन जाना, और तसद्दुक़ जिलानी साहब की रेपुटेशन मेरा ख्याल है कि कोई टेंटेड नहीं है, कोई स्टिग्मा नहीं है, कोई माजी का बैगेज नहीं है, उनकी रेपुटेशन बहुत अच्छी है। उसके बाद फिर आगे चीज़ें जाएंगी। इस पर क्या समझते हैं? कमीशन बन चुका है, कमीशन के बारे में बहुत से सवालात खड़े हो गए हैं कि जी नहीं जी कमीशन पहले भी बेसूद साबित हुए, अब भी कोई ख़ास फ़र्क नहीं होने वाला। तसद्दुक़ हुसैन इसके सरबराह हैं, कैसा फिर उनका आप किरदार देख रहे हैं? जी कमीशन बन गया है, बिल्कुल हमारे सामने आ गया है। मैं कमीशन की इंटेग्रिटी पे फ़िलहाल कोई सवाल नहीं उठाना चाहता, ये कबल वक्त होगा। जैसे सर ने फरमाया है कि जिलानी साहब का जो करियर रहा है वो उसके अंदर कभी कोई ऐसा क्वेश्चनेबल चीज़ आई नहीं जिसकी बुनियाद पे हम अभी कह सकें कि ये कमीशन आज़ाद नौयत पे काम करेगा या नहीं। तो जिलानी साहब ने खुद एक्सेप्ट भी कर लिया है, ये मुझे अभी इन्हीं के सर के कमेंट से ही पता चला कि उन्होंने फ़ौरन इसको एक्सेप्ट भी कर लिया है। मैं चाहता हूँ कि वो इसको अंजाम तक भी पहुँचाएँ, क्योंकि ऐसा भी होता है कि पहले एक्सेप्टेंस आ जाती है और उसके बाद कई ऐसी वजूहात आ जाती हैं जिसकी वजह से वो खुद ही एक्सक्यूज़ कर लेते हैं। देखते हैं इस पर क्या होता है। कंप्लेनेंट्स जजेस हैं, उनकी तरफ से भी रद्द-ए-अमल आना चाहिए कि क्या उनको कबूल है या कबूल नहीं है। मेरे ख्याल से जो एक और बात तासुर दिया जाता है कि ये जजेस ने इस चीज़ को इंडोर्स किया है और वो उस मामले को जिसे कह सकते हैं कि गवाही दी है शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब के मामले की, तो वो ये हो नहीं सकता क्योंकि वो शौकत अजीज़ सिद्दीकी साहब का मामला 2018 में हुआ था। जो ज़्यादातर जजेस हैं, एक जज साहब को छोड़ के, प्यूनी जज साहब को छोड़ के, कियानी साहब को, वो 2015 से काम कर रहे हैं, लेकिन बाकी जजेस 2020 और की 2021 की इंडक्शन है, तो वो ये इंडोर्समेंट कर नहीं सकते। उस केस को एग्जाम्पल के तौर पे यूज़ किया गया है
कि उसको सामने रखते हुए हमें गाइड किया जाए। गाइडेंस मांगी गई थी सुप्रीम जुडिशल काउंसिल से, जो शराजी साहब ने बड़ी खूबसूरत बात कही है कि आखिर उसकी तरफ से जवाब क्यों नहीं आया, इसका कोई रिएक्शन तो आना चाहिए था कि हमें आपका खत कम से कम इतना तो कह देते कि मिल गया है। तो वहाँ जो मुकम्मल खामोशी है, और दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि बहुत जल्दी है चीफ साहब ने मिल लिया, पीएम से मिल लिया, बहुत जल्दी में कमीशन भी अपॉइंट हो गया, जल्दी जल्दी में इसके टीओआर्स भी तय हो रहे हैं। टीओआर, मैं बेशक इंटेग्रिटी पे बात नहीं करता किसी शख्सियत की, लेकिन टीओआर्स बड़े इंपॉर्टेंट होंगे। वो फ्रेमवर्क है जिसके बाहर कमीशन नहीं जा सकता, इसलिए वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जेक्टिव के खिलाफ हमारी कंप्लेंट है, जुडिशरी की कंप्लेंट है, और हमने एग्जेक्टिव ही के पास हम चले गए हैं, तो हमारे इदारे की सादगी में और मीर की सादगी में कोई फ़र्क नहीं रह गया कि उसी अतार के लौंडे से दवा लेते हैं बीमार हुए जिसके सबब। सही, यकीनी तौर पे अब कमिश्नर है, लेकिन ये अब वक्त बताएगा कि ये जो खत का मामला है जजेस के, ये अब कहाँ तक आगे बढ़ता हुआ दिखाई देता है। लेकिन नाज़रीन, अब सिचुएशन ये है कि पीटीआई के मरकजी रहनुमा असद कैसर ने अपनी पार्टी के वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर को मशवरा दे दिया, और वो मशवरा कुछ और नहीं, मशवरा ये दिया गया कि वफाकी हुकूमत से तमाम तर राब्ते ख़त्म कर दिए जाएं, क्योंकि वफाक उनका कोई भी मुतालबा तस्लीम नहीं करती दिखाई देती। एक आ गया और मशवरा अली अमीन गंडापुर की पेशावर में वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से मुलाकात के फ़ौरन एक रोज़ बाद सामने आया। अब सवाल ये है कि असद कैसर ने मज़ीद कहा कि ये मुफाहमत नहीं बल्कि अब मुज़ाहमत का वक्त आ गया है, हमें कानून की बालादस्ती के लिए अभी बाहर निकलना होगा। दूसरी जानिब तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी के इजलास की अंदरूनी कहानी भी अब सामने आ गई है। कोर कमेटी के मुताबिक अरकान ने इल्ज़ाम आयद कर दिया कि सेनेट के लिए टिकटों की तकसीम गलत है, और बताया जाए कि किसने खैबर पख्तूनख्वा में सेनेट टिकट फाइनल किए हैं। अब सवाल ये है कि क्या पीटीआई की सफ़ों में इख्तलाफात शिद्दत इख्तियार करने लगे हैं, और क्या वकला पार्टी पॉलिसी में शामिल होना गलत फैसला था, और अगर अली अमीन गंडापुर असद कैसर का मशवरा मान लेते हैं तो सूबे को कितना नुकसान होगा, सूबे पर इसका क्या असर पड़ेगा, और क्या कुछ होने वाला है। मामले में जमात शदीद कन्फ्यूजन का शिकार है। जायशा शराजी साहब क्या समझते हैं, असद कैसर अली अमीन गंडापुर को एक मशवरा दे रहे हैं, और मशवरा भी वो ये दे रहे हैं कि आप जो है वफाक की अब कोई बात ना माने, तो अगर ऐसा होता है तो फिर अब सूबे पे उसका कितना असर होगा, कितना नुकसान हो सकता है? देखिए विशत में तो बड़ा अजीब किस्म की सिचुएशन पैदा हो गई है। हमारे यहाँ तहरीक इंसाफ ने पहले इस कौम को बोझदार दिया, फिर उसके बाद वसीम अकरम प्लस दिया, और अब मुझे लगता है कि बोझदार 2+2 की तरह की सिचुएशन यहाँ पे बनती जा रही है। और अब तक तो हम बड़े पुरुमीद थे कि शायद सूबा बड़ा अच्छी तरीके से चलेगा, लेकिन जिस किस्म की इंटरफेरेंस हर तरफ से है, ये बिल्कुल अब वाज़ेह है कि तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो इस वक्त हेडलेस है। और मेरी जो अंदरूनी इनसे बातचीत होती है तो बहुत सारे जो MPAs हैं या जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो इस बात के ख्वाहिशमंद है कि खान साहब या जो पार्टी के बानी चेयरमैन है वो जेल में ही रहे तो बेहतर है, क्योंकि जब वो जेल से बाहर आएंगे तो बहुत सारी चीज़ों के ऊपर असरअंदाज होंगे। तो इसका तो वाज़ेह मतलब ये हुआ कि पार्टी के अंदर बिल्कुल चक्करिश भी है। असद कैसर साहब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, बैरिस्टर गौहर साहब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, मरवत साहब अपना इन्फ्लुएंस इस्तेमाल कर रहे हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव सूबे के जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब तो बड़े पावरफुली बातें तो करते हैं, लेकिन अभी तक जो सूरत हाल नजर आ रही है वो मुझे बड़ी अजीब सी ही नजर आ रही है। हाँ बिल्कुल, सूबे पे असर इसलिए होगा कि कॉन्फ्लिक्ट की तरफ अगर आप लेके जा रहे हैं तो सूबा डिपेंडेंट है तमाम चीज़ों के लिए, लॉ एंड ऑर्डर के मामले में भी, साथ साथ जो इंतजामी मामला है उनके मामले में भी, और सबसे इम्पोर्टेंट है फाइनेंशियल सपोर्ट। सूबे के पास अपने रेवेन्यू से 10% से ज्यादा नहीं है, तो आप जो है वो मोला जट बन के अगर बढ़ के मारेंगे तो क्या होगा, सूबा मजीद नुकसान में जाएगा। दूसरा, जो इस वक्त बानी जो चेयरमैन है पीटीआई के, वो जेल में जरूर मौजूद है, लेकिन जो फैसले यहाँ पे हो रहे हैं वो बिल्कुल सेनेट के टिकट्स के हवाले से हो, या खवातीन की इंडक्शंस के हवाले से हो, या लोगों को जो है वो मिनिस्ट्रियां और एडवाइजरियां देने के ताल्लुक से, इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि इन लोगों की अपनी अकरबा परवरी बाकी जमातों की तरह इसी तरह जारी है। देखिए तहरीक इंसाफ की लीडरशिप बाकी जमातों को, PMLN पीपल्स पार्टी को ये ताने देती रही है क्योंकि हाँ एक मौरूसी सियासत है, लेकिन मुझे ये बताएं कि आप खैबर पख्तूनख्वा के अंदर इस वक्त मौरूसी सियासत नहीं है? क्या असद कैसर साहब के भाई मिनिस्टर नहीं बने, मरवत साहब के भाई एडवाइजर नहीं बने, गौहर साहब के नॉमिनी खातून है, उनके पास 3, 4, 5 मिनिस्ट्रियों की एडवाइजरी है, मशाल आजम खान उनका नाम है। ये अब देखें। दूसरा देखें, इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त पीटीआई के अंदर जो पीटीआई की लीडरशिप है, हर एक अपना अपना लीडर है, हर एक का अपना अपना एक निज़ाम है, और मुझे नहीं लगता कि आपस में कोई कोऑर्डिनेशन इस वक्त नजर आ रही है।
हेडलेसली तमाम मिनिस्ट्रीज, तमाम मिनिस्टर्स अपने अपने तौर पे अपने काम कर रहे हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर साहब जाहिर बात है कि वो सूबे को लीड करते हैं, उनके अपने दावे हैं कि वो जबरदस्ती जाके अपने हक लेके आएंगे। तो मैं ये समझता हूँ कि रियलिस्टिक होना चाहिए, ये बिल्कुल रियलिस्टिक होना चाहिए, जो कि बड़ा इम्पोर्टेंट है। लेकिन गंडापुर अब आगे क्या करने जा रहे हैं और सूबे को इस पर कितना नुकसान होगा या फिर क्या कुछ असर होगा, इस तमाम सूरत हाल पे बात करेंगे। लेकिन अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का। वेलकम बैक। पीटीआई की लीडरशिप में पीटीआई को लीड कर कौन रहा है, लीडरशिप में क्या कुछ हो रहा है, कंफ्यूजन का शिकार है। एहतशाम साहब क्या समझते हैं? तो ये नहीं समझ आ रहा कि पीटीआई को लीड कौन कर रहा है, क्योंकि पीटीआई की पूरी क़यादत शदीद कंफ्यूजन का शिकार है। असद कैसर अब अली अमीन गंडापुर को मशवरा देते दिखाई देते हैं कि आप जो है वो विफाकी कोई बात ना मानिएगा। तो अगर ऐसा होता है और अगर वो ऐसा करते हैं तो कितना नुकसान होगा फिर सूबे को? देखिए, गौर रज़ा शाह ने बड़े खूबसूरत तरीके से मेरा ख्याल है बड़ी थोड़े लफ्ज़ों में सारी कहानी बयान कर दी है। देखिए, दो चीज़ें हैं। अब इस स्टेज पे आप देख लें कि जब हुकूमतें बन गई हैं मरकज़ में, यहाँ पे हम देखते हैं PMLN की हुकूमत है जिसको सपोर्ट कर रही है पीपल्स पार्टी, KP में उनकी हुकूमत बन गई है PTI की। अब होना चाहिए, ये तो कोई नहीं कहता कि बड़े आइडियल रिलेशनशिप होने चाहिए, लेकिन इसकी शुरुआत देखें कैसी हुई है। अभी चंद दिन पहले की बात है, गंडापुर साहब आए, प्राइम मिनिस्टर साहब से मिले थे और उसके बाद प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि जी आपके सारे जायज़ मुतालबात, आपके डेवलपमेंट फंड सारी जारी किए जाएंगे। फिर गौर देखा कि उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस गंडापुर करते हैं एहसन इकबाल के साथ मिलके, वहाँ गुडी बातें होती हैं, कोई ऐसी तनाज़े की बात नहीं है। हुकूमत कहती है, फेडरल गवर्नमेंट कहती है कि आपका पूरा शेयर आपकी दिया जाएगा, आपकी ग्रीवेंसेस जहाँ जहाँ दूर किए जाएंगे। ये चंद दिन पहले की बात है। अभी आप देखते हैं कितना वक्त गुजरा है कि इन्होंने असद कैसर साहब ने कह दिया है कि जी मफाहमत करें, आपको मिला क्या है, मफाहमत छोड़ें और मज़ामत करें। देखें, असद कैसर के भी अपने मसाइल हैं, ज़ाहिर शाह भी उसको ज़्यादा जानते हैं। उनका देखें, वो बनना चाहते थे लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन। आज तक कौमी असम्बली में लीडर ऑफ़ दी अपोजिशन की तैनाती नहीं हुई। उमर यूसुफ साहब का नाम आया और ये सबको पता है कि स्पीकर साहब को जाके मिले थे असद कैसर साहब और मुय्यना तौर पे कहा था इसको आप डिले कर दें इस मसले को। ये तो कुछ उनके ज़ाती मामलात भी हो सकते हैं, लेकिन असल बात यह है कि इस स्टेज पे आपको डाउन कॉग्जिटो बनने की क्या ज़रूरत है? अभी स्टेज पे तसादम की तरफ जाने की क्या ज़रूरत है? जब आपको फेडरल गवर्नमेंट कह रही है आपको पूरा शेयर दिया जाएगा, आपका ख्याल रखा जाएगा, और फिर जिस अंदाज से आपने देखा कि ये नारेबाजी की सियासत है। अभी आप देख लें, वो जो पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं फैसल कुंडी साहब, वो क्या कहते हैं मरवत साहब के बारे में? दो बातें की है, उन्होंने कहा कि जो आपसे कोई रिश्वत मांगे उसका मुँह तोड़ दो, कि जी आप रिश्वत मांगे तो आपका मुँह कौन तोड़ेगा। और दूसरी बात वो ये कहते हैं कि जी प्राइम मिनिस्टर को जब आप मिलते हैं तो उनके पाँव पड़ते हैं, बाहर आके आप हीरो बनते हैं। तो मेरा ख्याल है ये कंट्रडिक्शन तो चलें, सियासी जमातों के अपने मसाइल भी हो सकते हैं। असल बात यह है कि इस स्टेज पे जबकि हारमनी होनी चाहिए, दहशतगर्दी की उफरियत आसमान पर बढ़ जा रही है। KP और मरकज़ में ताल्लुकात बेहतर होने चाहिए। KP के जेन्युइन ग्रीवेंसेस बिल्कुल जो है ना पूरे होने चाहिए, उनका हिस्सा डेवलपमेंट बजट का पूरा मिलना चाहिए। लेकिन ये क्या हुआ कि अभी जुमा 4 दिन हुए, 10 दिन नहीं हुए, हुकूमतें बनी हैं, बहुत सारा लॉन्ग वे टू गो। अब आप देखें, नतीजा तो देखें कि मामलात किधर जा रहे हैं। आपको बजट में पैसे ना दिए जाएँ, बजट का भी तेज़ी से वक्त आ रहा है, और फिर इसके बाद मीटिंग्स होंगी, एक्निक की मीटिंग होगी, फिर नेशनल इकनॉमिक काउंसिल की मीटिंग होगी, सारे चीफ मिनिस्टर बैठेंगे, बिल्कुल अहम इवेंट्स भी हैं आगे और उनको भी देखना है। लेकिन निज़ामी साहब, आप क्या समझते हैं ये तमाम सूरत हाल साथ ये तसादुम नहीं है तो और क्या है? आप एक जानिब कह रहे हैं कि हमें मुफाहमत नहीं, अब मुज़ाहमत करनी है, तो इस तमाम सूरत हाल पे फिर अली अमीन गंडापुर अब क्या करने जा रहे हैं और फिर सूबे के मामलात पर वो किस तरह से लेके चलेंगे? जी, असल में PTI जैसे बाकी तमाम पैनलिस्ट भी कह रहे हैं कि वो एक सिचुएशन में फंस गए हैं जहाँ कन्फ्यूजन का आलम है कि वो ये प्री इलेक्शन वाली PTI है या फिर ये पोस्ट इलेक्शन वाली PTI है, और पोस्ट इलेक्शन पॉलिसी इनकी जो है कोई वाज़े नज़र नहीं आ रही। असद कैसर साहब जो हैं वो पहले भी इस किस्म की बात कर चुके हैं। उसके बाद फिर अली अमीन गंडापुर साहब जो हैं वो उन्होंने भी जब शहबाज शरीफ साहब KP गए तो वो नहीं मिले उनको, उसके बाद फिर वो उनको मिलने चले गए, उसके अंदर बातें भी हुई, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी हुई, फिर उनके जो
कुछ पैसे हैं जो देने हैं केपी को, फेडरल की तरफ से जाने, उनकी भी बातें हुई, हालांकि उसके अंदर कोई अभी तक हेडवे नहीं हुआ और असद कैसर साहब का ये मुतालबा है कि जी आगे भी ऐसा कुछ नहीं होगा। अच्छा, इसके साथ साथ ये भी इंटरेस्टिंग बात है कि असद कैसर साहब को जो बानी पीटीआई है उन्होंने बनाया था कि 8 फरवरी के बाद कि जी कमेटी जो और लीडर्स को मिलेगी उनका हेड बनाया था असद कैसर साहब को, और वही कह रहे हैं कि आप किसी के साथ ना मिलें और किसी को मिलने की ज़रूरत नहीं। तो ये भी इंटरेस्टिंग है उस लिहाज से। उसके अलावा पीटीआई जो है एक बिल्कुल रडरलेस शिप के तौर पे नज़र आ रही है जिसके अंदर कोई लीडरशिप नहीं है, और ये डिस्कनेक्ट जो है ज़ाहिर है इस वजह से कि क्योंकि एक वन मैन पार्टी जिसके अंदर आपने स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप सारे ऑर्डर्स लेने और उसके अंदर हायरार्की नहीं बनी हुई, कोई डेलीगेशन नहीं है, तो फिर हर बंदा जो है वो अपनी अपनी बात जो है उसको आगे लेके जाएगा, और यही हमें नज़र आ रहा है। तमाम तर जो सीनियर लोग हैं, शेर अब्दुल मरवत साहब जो हैं वो भी पिछले दिनों उनकी जो सोशल मीडिया टीम है पीटीआई से, उनसे वो नाराज़ हो गए थे, उनके बारे में उन्होंने कोई बयानबाजी की थी। उसके अलावा असद कैसर साहब आपके सामने, अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो कहते हैं जी कि आपने कोई भी अगर मेरा इंटरव्यू करना है बेशक करें, नशर करें इंटरव्यू, लेकिन बराह रास्त करें। तो फिर वो बराह रास्त अगर मीडिया से ये तवक्को करते हैं कि वो इंटरव्यू करें तो वो भी बराह रास्त बता दें कि आगे प्लान क्या केपी का। फ़र्क सिर्फ ये है जी असद कैसर साहब और अली मीन गंडापुर साहब में कि अली मीन गंडापुर साहब जो हैं वो एक मैंडेट के साथ वोट लेके, अवाम का वोट लेके अब चीफ मिनिस्टर हैं पूरे सूबे के। अब वो एक पार्टी जो है उसको सिर्फ पार्टी पॉलिसी को और अपनी पर्सनल सियासत को आगे नहीं लेके जा सकते, उनको सूबे के अंदर जो बनाया है और चीफ मिनिस्टर वो बने, उनको लोगों के लिए काम करना है, उसके लिए आपको फेडरल गवर्नमेंट के साथ मिलना पड़ेगा। अगर आप इस चीज़ को छोड़ देंगे तो अगली दफ़ा फिर आपका जो वोट बैंक है जो आपने इतना सिक्योर किया हुआ है केपी के अंदर, फिर लोग याद रखते हैं, और केपी के लोग जो है वो ख़ास तौर पे याद रखते हैं कि ये चीफ मिनिस्टर भी बन गए थे, उसके अलावा भी इन्होंने अपनी एक पर्सनल सियासत की और उसके बाद इन्होंने हमारे को काम नहीं किए। तो ये चीज़ जो है ये आगे जाने लॉन्ग रन के अंदर ये ठीक नहीं होगा। लॉन्ग रन के अंदर सारे मुल्क की अक्कासी करते हैं कि सबने ये ज़हन बना लिए कि जी अब जो ये हुकूमत थोड़ी देर के लिए आई है, तो वो उनको भी लग रहा है थोड़ी देर के लिए आई है तो थोड़ी देर में जो मर्जी कर लो। ये सोच गलत है, आप थोड़ा बिल्कुल ये सोच गलत है। लेकिन हम्मादुल्लाह साहब, आप समझते हैं कि बाकी पीटीआई के अंदर कोई लीडरशिप नहीं है? मसला क्या है? क्योंकि फिर सूबे के मामला किस तरह से आगे लेकर चलेंगे अली अमीन गंडापुर, अगर वो फिर फेडरल से बैठकर या वो साथ से बैठकर फिर बात ही नहीं करना चाहते? जी, जैसे मोअज़्ज़ज़ मेमरान ने पहले बताया कि कैसर साहब के अपने भी कई ज़ाती मसाइल हैं, उनके भाई के, उनकी अपनी कोई पॉलिटिकल एम्बिशंस हैं, तो उसके अंदर तो मैं नहीं जाता। लेकिन मेरा एक सवाल है कि कैसर साहब से बंदा पूछे कि अगर सूबा जो है वफाक से रवाबित कायम नहीं करेगा तो किससे करेगा? अपने मरकज़ से नहीं करेगा तो किससे करेगा? रूसी हुकूमत से करेगा जाके, या अमरीकी हुकूमत से करेगा जिनकी स्टैंडिंग कमेटी का आजकल आपके माथे का झूमर बनी हुई है। तो ये एक बड़ा प्रैक्टिकल एडवाइस नहीं है, ऐसी नहीं होना चाहिए। आप अपने जो डिमांड्स हैं वो सामने रखें, उस पर कायम रहें और उसके ऊपर जो आपकी कानूनी चारा जो है वो करें, लेकिन रवाबित नहीं तोड़े जा सकते, सूबे और फेडरेशन के रवाबित नहीं तोड़े जा सकते। दूसरी बात यह कि पार्टी के अंदर कई इख्तिलाफात हैं जो सेनेट इलेक्शन के बारे में भी आए हैं, तो उस पर भी मैं समझ नहीं पाया हूँ कि वो इनका किसके साथ इनका इख्तिलाफ है। क्या गौहर साहब के साथ इख्तिलाफ है कि उन्होंने खान साहब की मर्जी के बगैर टिकट्स बांटे हैं, या खान साहब के साथ इख्तिलाफ है कि उन्होंने किसी और की राय को इनकी राय पे मुकदम किया है और इनकी बात नहीं सुनी? इस चीज़ की भी क्लैरिटी आनी चाहिए। बाकी अगर हम देख रहे हैं कि पार्टी डिवीजन का शिकार है, बहुत सारी जो क्रिटिसिज्म है वो लॉयर्स के ऊपर की जाती है कि इन्होंने हाईजैक कर लिया, तो यहाँ पर भी मैं इनसे पूछना चाहता हूँ कि लॉयर्स क्यों आगे आए? ऐसी जगह बनाई गई, उनको आपके लीडरान जो बाल बढ़ा के या तो कुछ लीडरान बाल बढ़ा के और दाढ़ी बढ़ा के छुपे हुए थे, या बाहर भाग गए थे, या कोई सूट बूट पहन के फौजी कटिंग करा के प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। उस मौके पे अगर वकला आगे ना आते, आपकी पार्टी का परचम ना थामते, आपके एजेंडे को जिंदा ना रखते, तो फिर इसमें आपका नुकसान होता या फ़ायदा होता? आपको इस चीज़ को एक्सेप्ट करना चाहिए और बल्कि अप्रिशिएट करना चाहिए कि वकला ही थे जो खान साहब की गिरफ्तारी के वक्त जिन्होंने अपना सर पड़वाया, आगे आए। वकला ही थे उस वक्त जब आप लोग बाहर नहीं निकल रहे थे, तो सड़कों पर वो उन्होंने आपके लोगों को दोबारा निकाला, आपको जिंदा रखा, सरगर्म रखा आपके कारकुन को। दूसरी बात ये की जाती है कि इनके कारकर्दगी पे बात की जाती है। मैं इनकी कई कानूनी हिकमत अमली के ऊपर बात कर चुका हूँ पहले भी, मैं कई जगह पर इख्तिलाफ नहीं रखता, लेकिन ये बात भी हमें माननी पड़ेगी कि कई मसाइल आपके अपने खड़े किए हुए हैं। खास तौर पर इंट्रा पार्टी इलेक्शन 2021 में कराने थे, उस वक्त तो ये वकला आपके पास नहीं थे। उस वक्त क्या इन्होंने आपका हाथ पकड़ा था? आपने इलेक्शंस क्यों नहीं कराए, जिसकी वजह से आज तक आप सफर कर रहे हैं? फिर जब कानून साजी हो रही थी 2017 की इलेक्शन एक्ट की, उसमें भी ये वकला आपके साथ नहीं थे। आपने खुद लिखा था कि इंट्रा पार्टी इलेक्शंस होने चाहिए। तो ये चीज़ें एक दूसरे के ऊपर हमें नहीं डालनी चाहिए। सीधी सी बात है, सक्सेस हैव
मैनी फादर्स एंड फेलियर हैज़ नन। इस वक्त पार्टी मुश्किल हालात से गुजर रही है और हर कोई भी इसका जिम्मा उठाने को तैयार नहीं है। हमें आगे बढ़ना चाहिए, इस पार्टी को मिलकर बढ़ना चाहिए और अपनी पार्टी की हद तक तो मिलकर काम करना चाहिए कि गलतियों का खमियाजा भुगतती दिखाई देती है। नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की जानिब से एक के बाद एक सनसनीखेज इंकशाफात सामने आने लगे हैं। एक जानिब उन्होंने इंकशाफ किया कि FBI के 2544 अरब के केसेस अदालती फैसलों के मुंतज़र हैं। अगर ये 2544 अरब रुपए वसूल कर लिए जाएं तो IMF की कोई ज़रूरत नहीं होगी, IMF से निजात मिल जाएगी। तो दूसरी जानिब उन्होंने एक और बड़ा इंकशाफ कर दिया है। जी हाँ, जनरल बाजवा ने हमारे साथ लंबा धोखा किया। पहले हमसे एक्सटेंशन की हिमायत करवाई और फिर मुझे कहा कि नवाज शरीफ की मजम्मत करो, तुम्हारे खिलाफ तमाम मुकदमात खत्म हो जाएंगे। इसी के साथ साथ वो मुस्लिम लीग नून के माजी में किए गए गलत फैसलों का एतराफ़ भी कर चुके हैं। इनका मौक़िफ़ है कि नून लीग को इस वक्त तौसीक़ की उस कानून साजी के हक़ में वोट नहीं देना चाहिए था। अब सवाल फिर ये बनता है कि साबिक़ जर्नलों के एहतसाब का मुतालबा क्या इस बात का इशारा है कि ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, या फिर ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू के नतीजे में नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात ख़राब हो जाएंगे? समझाएंगे तमाम सूरत हाल पे फिर हमारे साथ मौजूद है एहतशाम साहब। क्या समझते हैं इस वक्त ख्वाजा आसिफ जिस तरह से वो गुफ्तगू कर रहे हैं, समझते हैं कि नून लीग और एस्टेब्लिशमेंट के जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब हो सकते हैं? देखें, बड़ा अजीब सा अलमिया है इनके PMLN के अंदर और दूसरा इनकी हुक्मरान पार्टी के अंदर। इस वक्त तो वही है, यानी जिस तरह फैमिली है इनकी अपना नवाज शरीफ साहब की और उनके भाई और बाकी लोग हैं, उनके दरमियान आपस के इख्तलाफात हैं। अभी जिस अंदाज से प्राइम मिनिस्टर साहब काम कर रहे हैं, जिस तरह उनको बड़ी भरपूर सपोर्ट हासिल है। आज मैं उनका वो एक क्लिप भी सुन रहा था अभी, जो कैबिनेट के बाद बात कर रहे थे। यानी इस हद तक वो कह रहे थे कि जी हम मामलात को ठीक करेंगे कि जहाँ पे अगर आप समझते हैं सेक्रेटरीज़ को कह रहे थे कि रूल रेगुलेशन काम करने को परमिट नहीं करते, तो आप पेपर रूल्स को पेंड करने के लिए या साइड लाइन करने के लिए SIFC का एक अदारा मौजूद है, वहाँ ले जाएं ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। एक तरफ वो हैं वो जो कह रहे हैं कि जी काम करके दिखाना है, साथ वो आपने देखा और नाइटर नोट ये भी कह सकते हैं, वो कहते हैं मैं पिछले 30 साल से एस्टैब्लिशमेंट की आँख का तारा हूँ। अब देखें सूरत हाल जो इस वक्त बनी है, नवाज शरीफ साहब के लिए बहुत बड़ी एम्बैरसमेंट हुई है। ये बार बार बात आती है, लंदन से आए, वहाँ से चले, जिस तरीके से उनको भेजा गया, जो प्रोटोकॉल दिया गया हमारे हाई कमिश्नर की तरफ से, यहाँ सारी चीज़ें हो गई और फिर 2 दिन पहले तक इश्तहारात छप गए थे कि जी वो अपना प्राइम मिनिस्टर होने जा रहे हैं। फिर सिंपल मेजॉरिटी नहीं मिली, वो साइड लाइन हो गए। अब पार्टी के अंदर भी बात होती है कि जी शायद धोखा हुआ, और ये भी मुबैना तौर पे कहा जाता है कि छोटे भाई जो है ना, उन्होंने भी अपनी लाइन सीधी रखी इस्टेब्लिशमेंट के साथ और वो उनको एक तरफ कर दिया गया। और ये आप देख लें कि ये बड़े ख़ास उस लिहाज से ख्वाजा आसिफ साहब जो है ना वो सपोर्ट करते हैं नवाज शरीफ साहब को। वैसे तो शहबाज साहब के साथ उनके बड़े ताल्लुकात हैं। पहली बात जो आपने गौर की ना वो बड़ी इंपॉर्टेंट है मेरा ख्याल है। बाकी तो ये एक्विजिशन काउंटर एक्विजिशन इल्ज़ाम चलते रहते हैं कि भी देखें ये 2500 अरब से ज़्यादा का पैसा जो अदालतों में और ट्रिब्यूनल में फंसा हुआ है, जो केसेस FBR करके लेके गया हुआ है, लोग लिटिगेशन में चले गए हैं। इसी तरह यह है कि जिसने टैक्स देना है वो टैक्स नहीं देता, वो अदालतों में चला जाता है। अदालतों में जाके अमाद मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पे स्टे ऑर्डर कैसे लिए जाते हैं, किस तरह मामलात को पेंड किया जाता है। दूसरी बात एक जुमला कह दूँ, वो जो ख्वाजा आसिफ साहब ने बात की है बाजवा साहब के बारे में, मेरा ख्याल है वो बाजवा साहब से नाराज़गी का कोई पुराना बदला लेना चाहते हैं। बाजवा के साथ आपको उनको याद होना चाहिए कि जो पिछले साल 2013 का इलेक्शन हार रहे थे वो 2018 का, तो उसमें क्या कहा था उन्होंने कहा था कि रात को बाजवा को फ़ोन किया उन्होंने 2 बजे और बाजवा ने उनको फिर जितवाया मुबैना तौर पे। तो भाई एक तरफ तो आप उनकी सपोर्ट से जीत के भी आए थे, आप इलेक्शन हारते जीत के आ गए थे 2018 में, और उसके बाद फिर क्या हुआ था। तो मेरे ख्याल है सारी सूरत हाल इस तरफ बता रही है कि जी 2 लोगों की बात हो रही थी। बिल्कुल सारी सूरत हाल वाज़ेह है, लेकिन असल निज़ामी साहब आप इस पर क्या समझते हैं? जैसे एहतशाम साहब फरमा रहे हैं कि नवाज शरीफ के साथ बहुत बड़ा एक धोखा भी हुआ, उस पर ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि वो क्या सूरत हाल है। साथ साथ अब ख्वाजा आसिफ की गुफ्तगू के बाद नून के एस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात किस तरह देख रहे हैं? जी पहले मैं ज़रा आना चाहूँगा इस चीज़ के ऊपर, जो ये FBR की हद तक बात है, तो ये इंकशाफ
आज साहब ने जो किया है ये पहले भी बात हो चुकी है। 2022 के नवंबर के महीने में सेनेट की जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है, जिसको चेयर करे थे सलीम मांडवीवाला साहब, तब भी ये फिगर जो है ये 2.3 ट्रिलियन रुपीस की फिगर जो है तब भी सामने आई थी और एफबीआर को 15 दिन का नोटिस दिया गया था इसी कमेटी की तरफ से कि आप इसके ऊपर कुछ जवाबदेह बने, और कोर्ट्स की तरफ भी इशारा किया था जैसे आज हो रहा है। तो ये पहले भी बात हो चुकी है, फ़र्क सिर्फ ये है कि ये 2.3 से 2.5 ट्रिलियन अब ये वैल्यू हो चुकी है। तो ये बदतरीज ये बढ़ती जा रही है। तो इसके ऊपर भी कोर्ट्स और एफबीआर को आपको थोड़ा सा स्ट्रिंजेंट होना पड़ेगा। उनकी इस हद तक ख्वाजा साहब की बात ठीक है कि एफबीआर इसके ऊपर बहुत कैजुअली अप्रोच लेता है, ज़रा इनको संजीदा होना पड़ेगा। और ज़ाहिर है इन पैसों से मुल्क का बहुत फ़ायदा होगा, IMF की हद तक, लोन्स की हद तक, बाकी चीज़ों की हद तक, तो इसको देखना चाहिए। नंबर 2 जो आपने बात की कि जो इस्टेब्लिशमेंट की हद तक बात है, तो मेरे ख्याल में अभी जी ये इट्स टू अर्ली कि हम इस चीज़ के अंदर हम अभी हो जाएं। ये तो मेरे ख्याल में जो नवाज शरीफ साहब का रिकॉर्ड ही टूट जाएगा अगर शहबाज शरीफ साहब और उनकी कैबिनेट की कोई किसी किस्म की कोई सिचुएशन ख़राब हो जाए इस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो मेरा अपना ख्याल है कि इस चीज़ की अभी मियाँ शहबाज शरीफ साहब के होते हुए इस्टेब्लिशमेंट से ख़राब नहीं होंगी चीज़ें। बाकी जो माजी की चीज़ें जो बाजवा साहब की हद तक बात की है, ज़ाहिर है तब इशूज़ जो थे वो अब आहिस्ता आहिस्ता काफ़ी हद तक सामने आए हैं और मज़ीद भी अगर आने वाले दिनों में सामने आएंगे। लेकिन इसके ऊपर ये मेरे ख्याल में एंगल लेना कि उनकी जो ताल्लुकात हैं वो ख़राब होंगे, मेरा अपना नहीं ख्याल कि आई थिंक दोनों तरफ से इन्वेस्टमेंट अब इस बहुत ज़्यादा हो चुकी है। जो नून लीग है उनकी भी बहुत ज़्यादा एक इन्वेस्टमेंट हो चुकी है, जो उन्होंने मौक़िफ़ इख्तियार किया और जिस तरह से इलेक्शंस के बाद से सारी चीज़ें चल रही हैं। और इस्टेब्लिशमेंट का भी मेरे ख्याल में कि इन्वेस्टमेंट काफ़ी ज़्यादा है इस पॉलिटिकल जो सेटअप है उसके अंदर। तो मेरे ख्याल में दोनों नहीं चाहेंगे कि इस चीज़ के अंदर कोई ख़राबी है। सही, बज़ाहिर ऐसा लगता है, लेकिन हम्माद रोहिला साहब आपको क्या लगता है, वाकई ऐसा लगता है कि ख्वाजा आसिफ नवाज शरीफ के नक्शे कदम पर चल रहे हैं और फिर नून के और इस्टेब्लिशमेंट के अब ताल्लुकात फिर आगे किस तरह बढ़ते देख रहे हैं? एक मकूला है जी, रनिंग विद द हेज एंड हंटिंग विद द हाउंड। एक तरफ तो वो इस्टेब्लिशमेंट का मुकदमा लड़ रहे हैं, अदलिया की तरफ तलवारों का रुख कर लेते हैं, और दूसरी तरफ वो इस्टेब्लिशमेंट के को भी आंखें दिखाते हैं। तो ये उनके जहांदीदा और ज़ीरक सियासतदान होने की निशानी है। हमें उनकी सियासत को समझना चाहिए और उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। अब जो बात आपके मेरे पहले दो मोअज़्ज़ज़ मेंबरान ने भी की, आपका सवाल भी है कि ये एफबीआर और नोटिस और अदालतों में जो बैकलॉग है, इसके बारे में ये बिल्कुल दुरुस्त बात है। हमारी अदालतों में बहुत बैकलॉग है, उसको दुरुस्त होने की ज़रूरत है। हमारी अदलिया को स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, ये बात बिल्कुल दुरुस्त है। ये बयान जो ख्वाजा साहब की तरफ से आया, ये बयान अगर आज़म तारड़ साहब की तरफ से आता तो ज़्यादा बेहतर होता। उनकी कंसर्न मिनिस्ट्री है, वो इन मामलात को, इन इंट्रिकसीज़ को बेहतर समझते हैं। वो समझते हैं कि ये बयान दे देना कि इतने ट्रिलियन रुपीस हमारे अदलिया में है, ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैं अपने तीनों मेंबरान के ऊपर और आपके ऊपर 100 करोड़ का केस कर दूं और उसके बाद जाके कहूं कि जी मेरे 400 करोड़ फंसे हुए हैं, जैसे ही वो आएंगे मैं कोई अपने बाकी मामला सीधा कर लूँगा। तो ये पैसे उनको मिलने की, अगर हुकूमत का सक्सेस रेट को हम छोड़ भी दें अदलिया में, उसको डिसरिगार्ड कर दें, तो ये पैसे मिलने की, इन पैसे की एक पाई भी उनको ना मिलने के इतने ही चांसेस हैं, कम से कम 50% चांसेस हैं कि उनको 1 रुपया भी ना मिले, क्योंकि अदलिया में, अदालतों में केसेस को प्रूव करना पड़ता है। और FBI के नोटिस इस तरह के आते हैं, ऐसी प्रॉपर्टीज़ के बारे में लोगों को आते हैं जो उन लोगों में, क्या उनकी नस्लों में ना तो किसी की मलकियत में रही होती है, ना वो उसके कभी करीब से गुजरे होते हैं। तो ये बहुत जो है इसके अंदर ये बात कोई इतनी दुरुस्त नहीं है। हमें और बड़े मसाइल हैं जिसकी वजह से हम कहते हैं कि बैकलॉग को ठीक होना चाहिए। बैकलॉग की और बड़े वजूहात हैं। एक बड़ी वजह यह है कि हमारे इंतज़ामिया में अफसरान जो हैं वो कोई काम खुद करते नहीं हैं। वो हर बात में कह देते हैं कि आप अदलिया में चले जाएंगे। मैं आपको अपनी प्रैक्टिस से बता रहा हूँ, अदालतों से जाके ऑर्डर्स ले आएं जी तो हम कर लेंगे, क्योंकि अगर हमने कुछ किया तो नैब हमारे पीछे पड़ जाएगा। फाइनेंशियल मामलों में तो हम उनकी इस बात को चलो दुरुस्त तस्लीम कर सकते हैं कि उनका खदशा और डर हो सकता है, लेकिन एक सियासी जमात को अगर जलसा करने की इजाज़त भी अदालतों से लेनी है तो फिर वो अदालतें अपना काम कब करेंगी? जब इलेक्शंस के लिए भी हमें देखना अदालतों की तरफ पड़ता है कि 90 दिन में इलेक्शन होने हैं या नहीं होने, तो फिर अदालतें अपना काम कब करेंगी? हमें चाहिए, पार्लियामान को चाहिए, इंतजामिया को चाहिए कि अपनी अपनी खुद एहतसाबी करे, अपने पाँव पे खड़े हो जाए। बिल्कुल, अपनी खुद एहतसाबी बड़ी इंपॉर्टेंट है। और इस पर अभी ब्रेक से आके इस पर बात करेंगे कि नून के और एस्टेब्लिशमेंट के अब ताल्लुकात आगे किस तरह से बढ़ते हैं।
वेलकम बैक। और ख्वाजा आसिफ ने एक बहुत बड़ा बयान दे दिया और ऐसी गुफ्तगू जिसके बाद सवालात खड़े होना शुरू हो गए कि नून के और एस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात अब क्या रुख इख्तियार कर सकते हैं। शराजी साहब बताइएगा। जी, मैं आ रहा था उससे, शायद आपका सवाल मैंने सोचा, आप बड़ी मेहरबानी आपने दोबारा किया। हमाद साहब ने जैसे कहा ना कि जिस तरीके से ख्वाजा आसिफ ने ये प्ले अप करने की कोशिश की, उनका काम ही नहीं था और ये पहली दफा नहीं है। और दूसरा जो जनरल बाजवा के हवाले से उनकी स्टेटमेंट है वो भी पहली दफा नहीं है, क्योंकि आप देखिए इस किस्म की स्टेटमेंट अगर एहतशाम साहब मेरी बात से इत्तेफाक करेंगे तो असेंबली के फ्लोर के ऊपर भी इस किस्म की एस्टेब्लिशमेंट और फौज के खिलाफ बातें करते रहे। अब इनको तो एक सवाल ही पूछना चाहिए था कि क्या इनकी लीडरशिप इतनी नाअहल थी कि जनरल बाजवा साहब इनको जो है वो बेवकूफ बनाते रहे और लंबी एक्सटेंशन लेते रहे। अब सोचने वाली बात यह कि इन्होंने ये एक्सटेंशन भी किसी मराद के बदले या हुकूमत के बदले या इंटर्म गवर्नमेंट जो बनी थी या जो गवर्नमेंट की डिसोल्यूशन हुई थी उसके बदले में ही ली होगी ना, मुफ्त में तो नहीं दी होगी। दूसरा जो नुकता है कि जी जनाब 255 अरब रुपए जो है वो पेंडिंग है और केसेस की वजह से FBI जो है उनको रिकवर नहीं कर सका। एक सवाल ये पैदा होता है कि आया ये पैसे जो केसेस हैं ये हैं किसके? क्या वो उन्हीं लोगों के हैं जो कि या तो इनकी पार्टी में शामिल हैं या दूसरी पार्टी में शामिल हैं? क्या ये वही माफियाज के लोग हैं, ये दूध माफिया के लोग हैं, ये स्टील माफिया के लोग हैं, ये जो है वो चीनी माफिया के लोग हैं, या ये आटा माफिया के लोग हैं? मेरे ख्याल में इनके जो हमारे अपर हाउस और लोअर हाउस तो इन्हीं लोगों से भरा हुआ है। तो आप कैसे जो है ना वो इनसे तवक्को रखेंगे कि ख्वाजा आसिफ साहब जो है इन लोगों से रिकवरी करवा लेंगे और अदालतें इनको रिलीफ देंगी? दूसरा जो आम नुकता, जैसे कि हमाद ने कहा कि आपका जो सिस्टम है वो इतना फ्लॉड है, आपका गवर्नेंस, आपकी एडमिनिस्ट्रेशन, आपका जो निज़ाम इतना जो है वो कमजोर है, जिसके अंदर आप निज़ाम को चलाने के लिए भी लोगों से राय लेते हैं। तो बैड गवर्नेंस और पुअर परफॉर्मेंस और साथ साथ वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से ना सिर्फ आपके FBI के केसेस, टैक्सेस के केसेस, बल्कि आपके मुल्क का निज़ाम जो है वो टोटल तरम बरम है। आपका एडमिनिस्ट्रेटिव निज़ाम अगर ये लोग नहीं चला सकते तो अरबों डॉलर्स, अरबों रुपए इनके ऊपर खर्च किया जाता है। आपके बजट का तकरीबन ऑलमोस्ट 50 से 60% इन्हीं के तनख्वाहों पे लगता है। तो फिर इतनी बड़ी फौज इन डिपार्टमेंट्स की रखने का फायदा क्या है कि FBI रिकवरी नहीं कर सकता, हेल्थ जो है वो हेल्थ सर्विसेज नहीं प्रोवाइड कर सकता, एजुकेशन डिपार्टमेंट एजुकेशन को जो है वो पाकिस्तान का लिटरेसी लेट गिरा रहा है। तो एक सवाल ये जरूर है कि इन तमाम चीजों को रेक्टिफाई करने के लिए आपको ग्रास रूट लेवल पे डिपार्टमेंटल गवर्नेंस को इम्प्रूव करना होगा। तो आपको न तो अदालतों के अंदर पेंडेंसीज के ऊपर जाना पड़ेगा, न जाके दूसरे इदारों से मेहनत करनी पड़ेगी, न ये तमाम इदारे आपस में लड़ेंगे। तो अब यही मसला है कि आया इन इदारों के अंदर ये जो इख्तिलाफ है, लड़ाई है और पुअर गवर्नेंस है वो कौन करवा रहा है? ये एक बड़ा अहम सवाल है जिसका रिमूव होना बड़ा जरूरी है। बिल्कुल, और ग्रास रूट लेवल पे जब तक काम नहीं होगा तो मामलात बेहतर होंगे। लेकिन नाज़रीन, अब सूरत हाल ये है कि अमरीकी सदर जो बाइडन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को ख़त लिख दिया है और ख़त में अमरीकी सदर ने कहा कि पाक अमरीका शराकतदारी दुनिया की सलामती के लिए अहम है और सामना करना पड़ेगा और अमरीका पाकिस्तान के साथ खड़ा रहेगा। जो बाइडन के ख़त को शहबाज शरीफ हुकूमत के लिए एक बड़ी सिफारती फतह करार दिया जा रहा है। कितनी बड़ी सिफारती फतह है? देखिए, ये स्ट्रॉन्ग, ये जो एक लेटर है ये स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ सपोर्ट के तौर पे सामने आई है। तो मेरा ख्याल है बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। और जिस अंदाज से आपने देखा कि 16 माह जब हुकूमत थी PDM की, उस वक्त कोई बात नहीं हुई थी और फिर अब अभी चंद माह में ही, अभी महीना 1.5 महीना हुआ हुकूमत बनी है, तो ये अमेरिका की तरफ से आप पैगाम आ जाना, ख़त का आना कि जी मुश्तरका तौर पर चैलेंजेस जो हैं हम आपका साथ देंगे, आपकी मुश्किलात को दूर करने की हम कोशिश करेंगे, जहाँ जहाँ हम सपोर्ट कर सकते हैं करें। देखें, ये इसका वैसे तो चलें ये पॉलिटिकली बड़ा इंपॉर्टेंट है, आगे चल के कितना फाइनेंशियली या अदरवाइज़ फ़ायदामंद होता है वो बात की बात है। अभी आप देख लें PTI के ज़माने में अच्छी तरह याद है, मोहिद यूसुफ जो थे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र, वो तो एक किस्म का जाके टेंट लगा लिया था वाइट हाउस के सामने उन्होंने, लेकिन उन्होंने मुलाकात करने से इनकार कर दी थी, कोई टेलीफोन नहीं आया था। फिर मोहिद यूसुफ ने, मुझे याद है, एक गार्डियन को या किसी और अखबार को इंटरव्यू दिया था, बड़ी नाराज़गी का भी इजहार किया था और आपने देखा इसके लिए बड़ी लॉबिंग भी की थी PTI ने, बानी PTI ने, कि किसी तरीके से फ़ोन पे बात हो जाए, अमेरिका का सदर जो है ना वो को ख़त लिख दे, वो नहीं हुआ। तो उस लिहाज से तो ये शहबाज साहब के लिए तो एक बड़ी सपोर्ट है, हुकूमत के लिए सपोर्ट है। और दूसरी बात है गौर, ये बड़ा वाज़ेह तौर पे बात सामने आई है कि अमेरिका जो है ना वो डिक्टेटर को भी सपोर्ट करता है। वो आपने देखें माशाल्लाह को भी वो सपोर्ट करते हैं, वो जो इंतखाबात जीत के आती हैं मुंतखब हुकूमतों, उनको भी सपोर्ट करते हैं। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा या ये नहीं, वो वाज़ेह तौर पे वो बता देते हैं कि जी जब आपके साथ हमने मामला
चलाने हैं। अभी जिस अंदाज से आपने देखा इतनी लॉबिंग की गई, कहा जा रहा है इतना पैसा खर्च किया गया PTI की तरफ से, और वो आपने देखा मामलात हुआ, हेयरिंग सेनेट की भी हुई, इसके बावजूद आपने देखा कि अमेरिका ने फैसला किया कि पाकिस्तान की हुकूमत को उन्होंने जिस तरह ख़त भेज दिया। फिर उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं स्टेट डिपार्टमेंट के, उन्होंने कहा पाकिस्तान की हुकूमत से हम काम करेंगे। इस तरह चाइना को देख लें, सऊदी अरब, रशिया, सब ने कहा कि मुबारकबाद दी और काम चलना शुरू हो गया। बड़ी सिफारती फतह भी है, जैसे कि जो बाइडेन ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ को यह ख़त लिखा है। लेकिन आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरे पैनल को दीजिए इजाज़त, फिल वक्त इतना ही। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।